Hello guys, welcome to my channel Knowledge. Today we will do Unit 2nd of English Language through Literature Part 2. This video useful and very important for BA program, BA honors and second year students. So please watch till end and subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates and videos. You can join our Telegram channel Knowledge for handwritten notes. Link I have given in this video's description box. So let's start the video. Unit name is Exploring Poetry. यानी कि जो यूनिट 2 है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर जो जिन स्टूडेंट्स के पास है उनका जो यूनिट 2 है वो है एक्सप्लोरिंग पोएट्री। तो इसका फर्स्ट जो यूनिट है वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना दी है। आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। आपको फुल एक्सप्लेनेशन उसमें दिया गया है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आपके दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नेम इज़ एक्सप्लोरिंग पोइट्री, यानी कि जो मतलब पोइट हो यानी कि जो पोएम होती है, जो पोइट्री होती है उसको एक्सप्लोर करना। फुल एक्सप्लेनेशन है हिंदी में आपके लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही वीडियोस के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपके लिए इंट्रोडक्शन। इसमें आपको कुछ इंट्रोडक्शन समझाया जाएगा। Some of the things that we will cover in this lesson are the basic difference between prose and poetry। यानी कि इसके अंदर यानी कि इस यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक डिफरेंस जानेंगे किसके बीच में, प्रोस और पोइट्री के बीच में। हाउ द कंटेक्स्ट प्लेज एन क्रूशियल रोल इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएम, यानी कि हम पोएम को कैसे समझें, अपनी पोएम में अपनी समझ को भी विकसित करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हाउ टू रीड ए पोएम। ये आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये हेडिंग्स बनाई गई हैं। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग इसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं है। बस आपको उसमें से मेनली जो पार्ट्स है वो छाट कर यहाँ पर समझाए जा रहे हैं और इस पर हैंड रिटन नोट्स भी तैयार है जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट हेडिंग को, हाउ टू रीड ए पोएम, यानी कि एक पोएम को कैसे पढ़ा जाए। सम स्टूडेंट्स ऑफ्टन कंप्लेन दैट पोएट्री इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो अधिकतर छात्र होते हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके द्वारा यही कंप्लेन सुनने के लिए मिलती है कि जो पोइट्री होती है वो डिफ़िकल्ट होती है समझने के लिए। दे आस्क डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं पोइट्री को लेकर, जैसे कि हाउ टू मेक सेंस ऑफ पोइट्री, यानी कि हम पोएट्री यानी कि पोएम को पढ़ते समय अपना सेंस कैसे बनाएं, पोएम में अपना सेंस कैसे बनाएं। नेक्स्ट इज पोएट्री रियली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो पोएम होता है वो पोएट्री जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है समझने के लिए। आर वी नीड सम स्पेशल स्किल्स ऑफ मेक सेंस ऑफ पोइट्री, यानी कि हमें एक स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है सेंस बनाने के लिए पोइट्री में। ये ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो जब हम पोएम की बात करते हैं, जब हम पोइट्री की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के माइंड में उठते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ हाउ इज़ पोएट्री डिफरेंट फ्रॉम प्रोज। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे से आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि जो डिफरेंट है किसके बीच में, पोइट्री और प्रोज के बीच में, उसे डिफ़ाइन कीजिए। तो आपसे ये क्वेश्चन
सीधा सीधा पूछा जा सकता है। यही इस चैप्टर में मेन लगता है कि प्रोज और पोएट्री के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हम चलिए देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, एक एक करके पढ़ते हैं। प्रोज, देखिए जो प्रोज होता है वो गद्य होता है, यानी कि आपने पहले हिंदी में भी या फिर इंग्लिश में भी ये वर्ड सुना होगा प्रोज। जो गद्य कहानियाँ होती है वो जीवन परिचय जैसे कि होता है, जो राइटर होता है, पोइट होता है उसका, और ये काफ़ी लंबा होता है। आपको इतना तो पता ही होगा कि जैसे ही गद्य की बात आती है, प्रोज की बात आती है, तो आपके दिमाग में यही आता होगा कि पैराग्राफ ही पैराग्राफ हमें देखने के लिए मिलता था, यानी कि कहानियाँ नहीं होती थी, वो एक तरीके से पूरा ब्यौरा होता था। इतना तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा। तो चलिए और कई सारे पॉइंट्स हम पढ़ते हैं, अपने आंसर राइटिंग में हम कैसे लिख सकते हैं इसको। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है यूजेस सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, यानी कि जो प्रोज होता है इसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स। साउंड सिमिलर टू ऑर्डिनरी स्पीच और राइटिंग, यानी कि जो साउंड्स, यानी कि जो प्रोज की जो आवाज़ होती है, प्रोज की जो साउंड होती है वो सिमिलर होती है, यानी कि इसकी जो भाषा होती है प्रोज की वो सरल होती है, सिमिलर होती है, और ऑर्डिनरी होती है, यानी कि आम बोलचाल की भाषा इसमें लिखी गई होती है। मे और मे नॉट बी क्रिएटिव, यानी कि इसके अंदर जो क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलती है, इसमें साधारण ऑर्डिनरी जो लैंग्वेज होती है उसका यूज़ किया जाता है, सिमिलर लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं मिलती हमें देखने के लिए, पढ़ते पढ़ते हमें कहीं ना कहीं बोरिंग, मतलब हम बोरिंग होने लग जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ए बेसिक पैराग्राफ शेयर्स ऑन आइडिया अबाउट ए टॉपिक, यानी कि जो पैराग्राफ्स प्रोज में लिखे हुए होते हैं वो क्या करते हैं, किसी टॉपिक के बारे में हमें आइडिया दिलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच पैराग्राफ विल आइडेंटिफाई द आइडिया एग्जाम्पल एंड प्रोवाइड एविडेंस, यानी कि जो पैराग्राफ्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं किसी आइडिया को, यानी कि जो हमारा प्रोज होता है ये बहुत बड़ा पैराग्राफ टाइप का एक, मतलब कि एक लिखा हुआ होता है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ बहुत ही लंबा होता है, कम से कम 5-6 पेजेस का तो होता ही है। और ये हमें इसके अंदर हमें एक उद्देश्य छिपा होता है, जो उद्देश्य हमें पहचानना होता है, यानी कि इसके अंदर विचार होते हैं लिखने वाले के, उसकी अपनी लाइफ भी हो सकती है। तो यानी कि जो ये प्रोज होता है वो आइडिया को डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है और हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है। फिगर्स ऑन कंटेंट एंड पिक्चर्स, यानी कि इसके अंदर फिगर्स भी होते हैं और इसके अंदर कंटेंट्स को बताने के लिए पिक्चर्स का यूज़ भी किया जाता है, जबकि पोएट्री के अंदर ऐसा ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, प्रोज तो हमने पढ़ लिया है, अब हम पोइट्री पढ़ेंगे। पोइट्री में क्या डिफरेंट है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज यूजेस लाइन्स एंड स्टेंजा, यानी कि जो पोइट्री होती है, यानी कि जो पद्य होता है वो लाइन टू लाइन, छोटी लाइन में लिखा हुआ होता है, स्टेंजा वाइज लिखा होता है। और जो प्रोज था वो उसके अंदर सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता था और वो पैराग्राफ में लिखा होता था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर लाइन टू लाइन लिखा होता है और स्टेंजा वाइज इसको लिखा जाता है पोइट्री को। साउंड्स स्पेशल आर्टिस्टिक देन नॉर्मल स्पीच, यानी कि जो इसकी आवाज़ होती है, यानी कि जो इसके अंदर जो भाषा होती है वो स्पेशल होती है, यानी कि मतलब कि हर इंसान इसको समझ नहीं पाता कि इस जो पोएम है इसके अंदर आखिर बताया क्या जा रहा है। तो जो इसकी भाषा होती है वो स्पेशल होती है, आर्टिस्टिक होती है, कलात्मक होती है, रचनात्मक होती है। तो ऐसी इसकी भाषा होती है, नॉर्मल भाषा, नॉर्मल स्पीच नहीं होती है। हैज़ ए आर्टिस्टिक पर्पस टू शेयर समथिंग पर्सनल, यानी कि इस जो पोएम होता है वो एक आर्टिस्टिक पर्पस को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, बनाया जाता है। एक उसके अंदर रचनात्मकता होती है, यानी कि एक पोएट पोएम को लिखने का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि उसके अंदर रचनात्मकता को दिखाना। जिसके पोएम में जितनी रचनात्मकता होगी उसका पोएम उतना ही ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ए ग्रुप ऑफ लाइन्स प्रूफ शेयर ऑन आइडिया, यानी कि इसके अंदर लाइन्स का ग्रुप होता है जिसे स्टैंजा बोल सकते हैं और ये शेयर करता है आइडिया को।
स्टेंजास आर सेपरेटेड बाय ऑन एम्प्टी लाइन, यानी कि जो स्टेंजास होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं लाइन टू लाइन में। स्टेंजास इन पोएट्री आर इक्वल टू पैराग्राफ इन प्रोज, यानी कि जो स्टेंजास होते हैं वो इक्वल होते हैं पैराग्राफ में, पैराग्राफ के, जैसे कि प्रोज होता है उसके अंदर पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिखा होता है, तो पैराग्राफ में क्या होता है कि वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया होता है, मतलब कि एक जो शब्द है उसकी कई सारे अर्थ नहीं होते हैं, यानी कि इसमें बिल्कुल एक्सप्लेन करके विस्तार से लिखा जाता है प्रोज में। पर जो पोएम होता है उसके अंदर क्या किया जाता है कि स्टेंजा स्टेंजा वाइज लिखा होता है, जो एक शब्द होता है उसके 2 से 3 मतलब निकलते हैं उस कहानी में। ये आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में भी, काफ़ी सारी जो बुक्स में थी, काव्य खंड में आपने कई सारे ऐसे पोएम्स पढ़े होंगे, तो आपको ये याद आ रहा होगा। लेकिन जो पोएम होता है उसमें जो स्टेंजास होते हैं वो बराबर होते हैं प्रोज के पैराग्राफ के, यानी कि उसमें इतना लिखा जाता है और जो पोएम होता है उसमें स्टेंजा लिखे जाते हैं, वो दोनों बिल्कुल बराबर है। स्टेंजास जो होते हैं वो बहुत कुछ बता रहे होते हैं लेकिन उसे एक्सप्लेन करके नहीं लिखा जाता, उसे सीमित शब्दों में लिखने की कोशिश की जाती है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। सो ये डिफरेंस था प्रोज और पोइट्री के बीच में। नेक्स्ट हेडिंग इज 2.4, व्हाट इज फॉर्म। When we talk about poetic form, what essentially we are referring to is matter, rhythm, rhymes, syntax, and other literary devices that are used in poetry, यानी कि जो पोइट्री होती है, पोएम होता है उसके अंदर, यानी कि पोइट्री का फॉर्म क्या होता है। तो जो पोइट्री होती है वो इस फॉर्म में लिखी जाती है कि जो पोइट्री होती है उसके अंदर पोएम होता है, उसके अंदर कई सारे रैंथम का यूज़ किया जाता है, राइम्स का यूज़ किया जाता है, सिंटेक्स का यूज़ किया जाता है और कई सारे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ भी किया जाता है पोइट्री में, यानी कि पोएम लिखते समय। तो ये इसका फॉर्म होता है लिखने का। नेक्स्ट हेडिंग इज द गोल्डन गेट, ए नोवेल इन वर्ड्स, यानी कि ये जो द गोल्डन गेट है ये एक नोवेल है, इसको पढ़ते हैं। We have seen that the Golden Gate begins with poetic invocation to the muse in the true epic tradition, यानी कि जो मतलब कि हम देख सकते हैं इसे को द गोल्डन गेट को, ये एक नोवेल है और इसमें पोएटिक यानी कि ये एकदम पोएम की तरह है, इसमें पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ भी किया गया है, ये वर्ड्स है और ये म्यूज़ है एकदम। इट ऑल्सो यूजेज द सैनोट इन itself has many variation and pattern and different poets have used at different times, यानी कि जो ये द गोल्डन गेट है इसे काफ़ी सारे पोएट्स ने डिफरेंट टाइम पीरियड्स में लिखा था। नेक्स्ट जो हमारा पोएम है वो है यूसेज। तो यूसेज है, इसके जो राइटर हैं वो है हायनचारारा, ये इसका नाम है हायनचारारा। तो ये 2.6 आपकी बुक में ऐसे ये हेडिंग मिलेगी, ए प्रोज पोएम बाय हायनचारारा। तो जो यूसेज है इस पोएम को हम पढ़ेंगे। व्हेन वी लुक एट द पोएम यूसेज, द फर्स्ट थिंग्स दैट स्ट्रिक्स अस इट एज द लैक ऑफ स्टेंजास, यानी कि जो हम जब इस यूसेज को देखेंगे, यूसेज जो पोएम है इसको देखेंगे तो ये जो है स्टेंजा इसमें नहीं है, यानी कि स्टेंजास मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े, मतलब कि एक पैराग्राफ के टाइप का ये लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में इसे देख सकते हैं। ये सीधा का सीधा आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, यूसेज जो पोएम है ये आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसे। तो लैक ऑफ स्टेंजास है ये। इट्स लुक लाइक वन लॉन्ग पैराग्राफ, यानी कि ये एक लॉन्ग पैराग्राफ की तरह दिखाई देता है। एक्सेप्ट दैट इट इज़ नॉट ए पैराग्राफ, और लेकिन इसे हम एक पैराग्राफ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एंड डजंट फॉलो एनी ग्रामेटिकल रूल्स, और ये जो है ये किसी ग्रामेटिकल जो रूल्स होता है उसे फॉलो नहीं करता, ये जो यूसेज है of sentences construction, so in a sense it neither looks like a poem or does it look like a piece of
प्रोज राइटिंग, यानी कि ये जो पोएम है ये एक प्रोज राइटिंग की तरह है, यानी कि एक गद्य रचना है। ये एक पोएम की तरह नहीं दिखाई देती, लेकिन हम इसे पोएम ही मानेंगे। इसे हम मतलब कि इनकार नहीं कर सकते कि ये एक पोएम नहीं है। ये बेशक से लैक ऑफ स्टेंजास है, फिर भी ये एक पोएम है। ये ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करती है, किसके, प्रोज के। तो यानी कि एक ये दिखाई कैसी देती है, प्रोज राइटिंग की तरह, लेकिन है क्या, पोएम। तो इस आपको इस यूसेज जो पोएम है इसके ज़रिए आपको यही समझाया गया था आपकी बुक में कि ये पोएम तो है, पर इसकी जो पोएम, कई सारे ऐसे पोएम्स होते हैं जो दिखाई देते हैं प्रोज की तरह, लेकिन उसमें वो पोएम होते हैं। उसे कैसे हमें सेंस बना के पढ़ना होता है, ये आपको इसमें समझाया गया है। 2.7 हेडिंग इज़ हाउ टू रीड ए पोएम, यानी कि इससे पहले जो ये जो हेडिंग थी उसमें कई सारे क्वेश्चंस को जो स्टूडेंट्स के माइंड्स में उठते हैं उसे समझाया गया था, लेकिन अब इसमें आपको सीधा सीधा आंसर बताया गया है कि एक पोएम को पढ़ते समय हमें क्या क्या मतलब किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। देयर इज़ नो मैजिक फॉर्मूला टू रीड एंड मेक मीनिंग ऑफ पोएम्स, यानी कि हमें किसी मैजिक फार्मूला की ज़रूरत नहीं है किसे पढ़ने के लिए, पोएम को पढ़ने के लिए हमें किसी मतलब कि मैजिक की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। वी यूज़ ए वेराइटी टू टुक्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड पोएम्स, यानी कि हमें क्या करना है, हमें इस्तेमाल करना चाहिए वैरायटी, यानी कि हमें पोएम को पढ़ते समय वैरायटी का यूज़ करना चाहिए और पोएम को पढ़ते समय अपनी समझ बिल्कुल उसी पोएम पर लगानी चाहिए, समझ विकसित करनी चाहिए। The first and the obvious things to do is to understand the words on the page, यानी कि जो वर्ड्स लिखे गए हैं पोएम के अंदर हमें उन वर्ड्स को समझना होता है, उस वर्ड्स के पीछे उसका मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। ऑब्वियस जो थिंग्स हैं उनको हमें इसमें समझना होता है, क्योंकि जो इसके में जो वर्ड्स होते हैं ना वो जो वर्ड्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे जो मतलब कि उसके कई सारे मीनिंग्स छुपे होते हैं उसके अंदर, जो उस कहानी का जो मोरालिटी होती है ना उसको व्यक्त कर रहे होते हैं। We look at the various literary devices and the symbols used in the poem, यानी कि हमें ये पता है पहले से ही कि जो पोएम होता है उसमें कई सारे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, चाहे वो राइम हो, चाहे रैंथम हो, चाहे सिंटेक्स हो, ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकती है। तो हमें इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए कि मतलब कि अलंकार क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो इसलिए हमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस को भी हमें जानना, इसमें लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में भी हमें अपनी समझ विकसित करना ज़रूरी होता है, इसे समझना भी ज़रूरी होता है। We will focus instead or trying to understand denotation and connotation। देखिए अब इसमें एक नया जो वर्ड आ रहा है डेनोटेशन कैनोटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें समझ विकसित करने में मदद करती है पोएम को पढ़ते समय, इसे में हम बाद में डिफाइन करेंगे अच्छे से। इन पोइट्री विच ए वेरी बेसिक एक्सरसाइज, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक एक्सरसाइज के रूप में है डेनोटेशन और कैनोटेशन। सो फॉर एज रीडिंग पोएम इज कैनोटेड, तो हम इसको पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। डेनोटेशन कैनोटेशन। Denotation refers to the literal or actual meaning of the words and जो मतलब कि अब इसको समझ लेते हैं पहले कि डेनोटेशन क्या होता है। जो डेनोटेशंस होता है वो एक लिटरल और एक्चुअल मीनिंग बताता है किसी वर्ड का, यानी कि एक कोई वर्ड है, जैसे कि पोएम के अंदर कोई एक वर्ड है, उसका मतलब जो होगा वो बिल्कुल ही मतलब ईजीली होगा, उसका मतलब वही होगा, यानी कि उसके अंदर 2 3 4 मतलब नहीं होंगे एक वर्ड के। तो मतलब कि जो सीधा सीधा एक्चुअल मीनिंग वाले जो वर्ड होते हैं उसे डेनोटेशन कहते हैं। और जो कैनोटेशन होता है, जो कैनोटेशन रेफर्स टू द नॉट ओनली द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि जो कैनोटेशन होता है वो एक ऐसा वर्ड हम उन वर्ड्स को कैनोटेशन बोल सकते हैं जो जिसकी एक्चुअल मीनिंग नहीं होती, यानी कि उसके कई सारे मीनिंग्स हम बना सकते हैं, हम निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे जो डेनोटेशन होता है उसमें जो डेनोटेशन वर्ड्स होते हैं वो एक्चुअल मीनिंग वाले होते हैं, लेकिन कैनोटेशन वर्ड्स जो होती है उसकी एक्चुअल मीनिंग्स नहीं होती है। और वर्ड्स और इन अदर वर्ड्स रेफर टू द मीनिंग, यानी कि जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम इसकी मीनिंग्स को जोड़कर रेफर कर सकते हैं। ऐसे ये वर्ड होते हैं कि उसका जो मीनिंग होता है किसी वर्ड का मीनिंग वो उसके स्टैंजा वाइज उसकी लाइन वाइज बदल भी जाता है, तो इसको कैनोटेशन हम बोल सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऑफ ए वर्ड दैट यू विल फाइंड इन द डिक्शनरी, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो हम जो अपनी डिक्शनरी होती है उसमें से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हम डिक्शनरी में कई बार कुछ वर्ड का मीनिंग ढूंढते हैं तो उसके कई सारे जो हमें उसके जो मीनिंग होते हैं कई सारी देखने के लिए मिलती है, तो वो कैनोटेशन वर्ड्स ही होते हैं जिसकी जो मीनिंग होती है वो उसकी लाइन्स वाइज बदल सकती है, रेफर हो सकती है। Connotations of a word, on the other hand, would also include all emotions associated with the word, यानी कि जो कैनोटेशन होता है वो एक वर्ड होता है और वो अदर, यानी कि एक तरीके से हम इसको समझते हैं कि जो कैनोटेशन होता है वो एक कहानी में कि जैसे कि कोई व्यक्ति होता है उसके दोनों हाथ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ऐसे ही जो कैनोटेशन है वो किसी कहानी का दूसरा हाथ है, तो कैनोटेशन दूसरा हाथ है, यानी कि दोनों ही एक सिक्के के पहलू नज़र में हमें आते हैं। वुड ऑल्सो इंक्लूड ऑल इमोशंस, यानी कि जो कैनोटेशन होता है कैनोटेशन वर्ड्स होते हैं उसके अंदर कई सारे इमोशंस वाले वर्ड्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, जिससे जो पोएम होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है और उसमें समझ बनाना अपनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो पोएम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उसमें कैनोटेशंस जैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। While connotation and denotation are always a consideration in any kind of writing, यानी कि जो कैनोटेशन है और डेनोटेशंस है इनका यूज़ हमेशा जो है किया जाता है किसी भी राइटिंग के लिए। 2.9 हेडिंग इज स्लैम पोइट्री। देखिए पोइट्री के बारे में पढ़ा हमने, लेकिन अब एक तरीके की पोइट्री भी है जिसे हम स्लैम पोइट्री कह सकते हैं। अब इसको जानते हैं कि स्लैम पोइट्री क्या होती है। There is another kind of poetry that has gained in popularity over the last 3 decades, यानी कि जो स्लैम पोइट्री होती है वो एक अलग अन्य प्रकार की एक पोइट्री यानी कि अन्य प्रकार की पद्य रचना होती है लास्ट 3 डिकेड्स एंड दैट इज स्लैम पोइट्री, यानी कि जो ये स्लैम पोइट्री थी ये काफ़ी समय पहले पॉपुलर थी और ये बहुत ही ज़्यादा उस समय पे विकसित हो रही थी स्लैम पोइट्री। स्लैम पोइट्री इज़ एसेंशियल पोइट्री दैट इज़ परफॉर्म्ड ऑन ए स्टेज, यानी कि जो स्लैम पोइट्री होती है वो इतनी ज़्यादा एकदम एसेंशियल होती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं ना जो फॉर्मल जैसे कि होता है औपचारिक, तो औपचारिक पोइट्री इसे बोल सकते हैं। ये जो होती है ये परफॉर्मेंस के दौरान काम आती है स्टेज पर, तो ये बहुत ही ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि एसेंशियल है, एसेंशियल टाइप की पोइट्री है। दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री डेवलप्ड इन द अर्ली 1980s सेंचुरी, यानी कि ये जो स्लैम पोइट्री थी इसका विकास जो हुआ था 1980 सेंचुरी यानी कि 1980 सेंचुरी में हुआ था, सन में हुआ था। नॉर्थ अमेरिका में इसका विकास हुआ था एंड हैज़ स्ट्रीटली एक्सेप्टेंस इन ए लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज़, और ये जल्द ही देखते बहुत सारी कंट्रीज़ में ये फैल गई, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई। तो जैसे ही स्लैम पोइट्री का नाम है ना आप समझ जाना कि ये पॉपुलैरिटी पोइट्री और एसेंशियल टाइप्स की पोइट्री है, इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि स्लैम पोइट्री क्या होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है 2.10 स्लैम पोइट्री इन इंडिया, यानी कि इंडिया में स्लैम पोइट्री की क्या सिचुएशन रहा था। लास्ट फ्यू ईयर स्लैम पोइट्री हैज़ बिकम्स वेरी पॉपुलर इन इंडिया थ्रू इट इज़ मेनली कन्फाइंड टू सम मेट्रो सिटीज़, यानी कि जो लास्ट कुछ सालों में जो स्लैम पोइट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर थी
और ये जो मेनली कन्फाइंड टू सम मेट्रो सिटीज़, यानी कि जो मेट्रो सिटीज़ जो मानी जाती है इंडिया में, वहाँ पर ये ज़्यादा पॉपुलर थी, सबसे ज़्यादा। यूनिवर्सिटीज़ कैंपस एंड ऑनलाइन पोइट्री स्लैम, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पर भी इसे जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा चाव से पढ़ा करते थे। 2.11 heading is let us sum up. In this section we have discussed some important features of novels in verse, prose, poem and slam poetry. यानी कि जो ये हेडिंग है हमारा 2.11, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स किसका, नोवेल का, वर्ड्स का, प्रोज, पोएम्स एंड स्लैम पोएट्री. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड द इम्पॉर्टेंस कैनोटेशन इन पोइट्री, यानी कि हमने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया है, जो कैनोटेशन और डेनोटेशन का जो इम्पोर्टेंस है पोइट्री के अंदर, इससे हमने पहले पढ़ लिया है. वी हैव डिस्कस्ड द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द प्रोज पोएम इन राइटिंग अबाउट द कम्प्लेक्स अर्बन अमेरिकन एक्सपीरियंस इन द पोएम यूसेज बाय हयन चाराला, यानी कि हमें इसमें हमने यूसेज पोएम को भी पढ़ लिया है, जो कि अरब अमेरिकन एक्सपीरियंस वाले जो इंसान हैं हयन चाराला, इन्होंने लिखा था. तो इस तरीके से हमें इससे पता चला इस पोएम से भी कि जो अरब अमेरिकन जो कंट्री है वहाँ पर कैसे पोएम्स होते हैं, जो पोएम्स होते हैं वहाँ की पोइट्री वो बिल्कुल प्रोज जैसी होती है, जैसे कि आपने समझा होगा. तो इस वीडियो में इतना ही, आपकी इतनी हेडिंगें हैं, इतने ही पॉइंट्स हैं आपकी बुक में भी. आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ऐसी इजी लैंग्वेज में समझ में आ सके ये यूनिट. थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और इसके हैंड रिटन नोट्स पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.